मेरा नाम वरुण है। मैं एक बहुत बड़े दफ्तर में नौकर था। मेरी जिंदगी बचपन में ऊंच नीच का शिकार रही थी। मेरे माँ पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और कुछ बन जाऊं। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। वह जितनी भी कोशिश कर रहे थे, मुझे उसका कोई एहसास नहीं था। मेरा दिमाग कभी भी पढ़ाई की तरफ नहीं हुआ। मेरे तमाम दोस्त और आसपास वाले मुझे मूर्ख बुलाते थे। सबने मेरे दिमाग में यह बात डाल दी थी कि यह कभी भी अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा और हमेशा नुकसान में ही रहेगा। बचपन से यह बातें सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ था और फिर एक दिन इसी सोच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बल्कि मेरी ही नहीं, मेरे पूरे खानदान की जिंदगियां मेरी सोच की वजह से बर्बाद हो गई। 20 साल का हुआ तो मुझ पर पापा के जाने के बाद एकदम से जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। मैं सारा सारा दिन बाहर रहता और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अब मुझे आटे और दाल के भाव पता लगे तो यह मालूम हुआ कि यह जिंदगी आसान नहीं है जितनी पापा के होते हुए थी। जब घर आता तो खाना घर पर मिलता था, सुबह उठता तो कपड़े इस्त्री किए हुए मिलते थे। इसी तरह दिन गुजर जाता था। पापा की मौत के बाद पहले दिन जब आंख खुली तो मम्मी ने कहा, बेटे अंडे ला दो, नाश्ता बनाना है। तब मैंने अपनी खाली जेब की तरफ देखा जिसमें सिर्फ 100 रुपये पापा ने 2 दिन पहले ही रखे थे। मैं उन्हीं पैसों से जाकर नाश्ते का सामान ले आया और तब मुझे सही मायने में यह फिक्र लगी कि अब से अगले वक्त के लिए क्या करूं, दोपहर में क्या लाऊंगा। उस वक्त माँ की नसीहत और पापा की सारी बातें याद आ रही थी और मुझे दुख हो रहा था कि मैंने अपना एक बड़ा वक्त क्यों नादानी में गुजार दिया। सारा दिन मारा मारा फिरने के बाद मुझे थोड़ी बहुत मजदूरी का काम मिल गया जिससे इतने पैसे आ गए कि मैं रात को घर खाने के लिए सब्जी लेकर गया। मैं सारा दिन मजदूरों के साथ मजदूरी करता। यह पहली दफा था और मेरा पहला काम था जो मैंने अपने हाथों से किया था। फिर चंद पैसे जब मेरे हाथ पर मालिक ने रखे, वह मेरी आज की कमाई थी और तब मुझे एहसास हुआ कि इतने पैसे अगर पापा मेरे हाथ पर रखते तो मैं उन्हें कैसे जवाब देता था। और आज जब खुद कमाए हैं तो एहसास हुआ कि इतनी सी रकम के लिए सारा दिन लगाना होता है। मैं ऐसे रात को घर पर सब्जी लेकर गया तो मम्मी की आंखें भीग गई। मुझ जैसी औलाद को ऐसे काम करते देखना और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखना उन्हें अच्छा लग रहा था। उसी रात मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे दिमाग में दुनिया से हटकर भी कुछ चल रहा था। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं अपने घर वालों को कोई सुख नहीं दे पाऊंगा और सारी उम्र उनके लिए एक वक्त की रोटी के लिए ही लगा रहूंगा। मुझे एकदम से अपनी बहन काजल भी बड़ी लगने लगी। मुझे आज पहली बार यह फिक्र सताई कि उसकी शादी कैसे होगी, उसका दहेज कैसे बनेगा। वह मुझसे काफी छोटी थी लेकिन मेरे हाथ खाली थे जो अगले 10 साल भी उसकी शादी की इजाजत नहीं देते थे। तभी वहीं लेटे लेटे मेरी नजर पापा की रिक्शा पर पड़ी और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पापा का रिक्शा ही बचपन से हमारी आमदनी का जरिया रहा है और अब मेरी निगाहें वहीं आकर ठहर चुकी थी। मैंने अगले दिन सुबह उठकर नाश्ता किया और फिर फौरन रिक्शे की तरफ बढ़ गया। तब मम्मी का चेहरा आंसुओं से भर गया था। मैं सारा दिन रिक्शा चलाता रहा। अभी नया नया था इसलिए मुझे रास्तों का भी पता नहीं था। लोगों से पूछते पूछते आखिर कुछ दिनों में रास्ते याद होने लगे और अब मुझे पता हुआ कि सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरना आसान नहीं होता। मुझे लगने लगा था कि मेरा मसला हल हो चुका है और अब जिंदगी की कई मुश्किलें खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी आजमाइश तो अभी शुरू हुई थी। एक दिन मैं रिक्शा चलाते हुए जा रहा था कि मुझे प्यास महसूस हुई। मैं उतरा और पानी पीने के लिए दुकान की तरफ बढ़ गया। अभी उतरा ही था कि मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे रिक्शे की तरफ बढ़ा है। देखा तो वहां 2 नकाबपोश थे जो पता नहीं मेरे रिक्शे के साथ क्या कर रहे थे। मैं तेजी से शोर मचाता हुआ उनकी तरफ भागा। वो मुझे देखकर चौंक गए। वे दोनों चोर थे और जल्दी से मेरे रिक्शे में बैठकर उसे भगाकर ले गए और मैं हाथ मलता रह गया। गलती तो मेरी ही थी क्योंकि मैंने रिक्शा स्टार्ट किया हुआ था और खुद पानी पीने चला गया। मैं लुटा पिटा घर आ गया और मम्मी को बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा यह हमारी किस्मत थी, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। जान है तो जहान है।
मम्मी ने यह कहकर मुझे हौसला तो दे दिया, लेकिन मैं जानता था कि यह इतना आसान नहीं जितना वह कह रही थी। रिक्शा नहीं गया, हमारे घर से सारी बरकत जा चुकी थी। अब मेरे पास रिक्शा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चुपचाप मेहनत मजदूरी करने लगा और दिन भर कोई सामान उठाता तो कभी कुछ करता। एक दिन मैं मजदूरों के साथ मिलकर एक पुल बना रहा था और वहां सीमेंट तैयार कर रहा था। तभी दूर से एक गाड़ी करीब आती हुई दिखी। वह तेज रफ्तार गाड़ी अंधाधुंध आगे बढ़ रही थी और इस सब से अंदाजा हो रहा था कि अंदर बैठा इंसान या तो किसी खतरे में है या फिर वह नशे में है जो इस तरह से गाड़ी चला रहा है। अभी मैं यह मंजर देख ही रहा था कि वह गाड़ी एकदम से मेरे पास मौजूद एक ट्रक से जा लगी। इससे पहले कि उस गाड़ी में आग लगती, मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और वहां मौजूद आदमी को बाहर निकाल लिया और फिर अपना काम छोड़कर उसे किसी भी तरह अस्पताल ले गया। उसने बेहोश होते वक्त मुझे देखा था और फिर वह बेहोशी में चला गया। अस्पताल जाकर जब उसे होश आया तो वह मेरा हाथ पकड़कर कितनी ही देर तक रोता रहा। उसने मुझे बताया कि वह काफी गुस्से में था और उसने इसी वजह से बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। वह तो पता नहीं कौन सी नेकी थी जो मेरे आगे आ गई और तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं शायद अब तक मर ही जाता। यह कहते ही वह रोने लगा और मैंने उन्हें हौसला दिया। जब वह अपने दिल का बोझ हल्का कर चुका था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? तुम वहां उस वक्त इतने सुनसान पुल पर क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मजदूर हूँ और यही काम करता हूँ। जब मैंने आपको आते देखा तो फौरन काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ गया। समर ने मेरी बात सुनकर पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो? मुझे उस सवाल पर थोड़ी सी शर्म तो आई, लेकिन मैंने कहा कि इतना कमा लेता हूँ कि 2 वक्त की रोटियां आ जाती हैं। समर साहब मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पीछे घसीटना चाहते हैं और ऐसे दौर में तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। इस तरह तुम्हारी तनख्वाह भी ज्यादा होगी और मेरे दफ्तर में तुम जैसा ईमानदार आदमी भी आ जाएगा। मुझे यह ऑफर बहुत पसंद आया, क्योंकि रोज रोज काम के लिए मारा मारा फिरना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। इस तरह कम से कम 1 महीने के बाद हाथ में कोई रकम तो आ जाती। मैंने समर साहब की कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। मम्मी बहुत खुश हुई। वह चाहती थी कि मैं अपनी और बहन की शादी कर लूं, लेकिन मैंने अक्सर अपनी बहन को रातों को जाकर पढ़ते देखा था। अभी वह 10वीं में थी, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देती थी कि मैंने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए मैं उसकी शादी वक्त से पहले नहीं करूंगा, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। वक्त ने मुझे और कुछ नहीं तो पढ़ाई की अहमियत तो समझा ही दी थी। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो इस तरह दर दर की ठोकरें खाने की बजाय कोई काम कर रहा होता, लेकिन अब वही गलतियां मैं अपनी बहन के लिए दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने मम्मी से कह दिया कि अगर आपको मेरी शादी करनी है तो कर दें, लेकिन मेरी बहन पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना। मम्मी ने मेरे लिए 1-2 रिश्ते पसंद किए थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस मामले में भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। समर साहब के दफ्तर से एक दिन घर आ रहा था। एक लड़की मुझे सड़क पर भागती हुई नजर आई। मैंने देखा तो वह काफी परेशान लग रही थी। जब उससे पूछा कि क्या मामला है तो उसने कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां पर मैं सुरक्षित रहूं, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। उसकी हालत उस वक्त कुछ अजीब सी हो रही थी, इसलिए मैं उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। आराम से खाना खाने के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मेरा नाम विधि है। मैं शहर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक नशेड़ी से करना चाहती है। मेरे पापा दूसरे शहर गए हुए हैं। जब तक वह नहीं आते तब तक मुझे कोई सहारा चाहिए, पर हम मेरी शादी उस नशेड़ी से हो जाएगी। उसने परेशानी से सारी कहानी मुझे सुना दी। मैं उसे बस गौर से देखता रहा। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मैंने उससे कहा कि मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ, मेरा अपना घर है और आराम की कमाई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूँगा और तुम्हारे पापा के आने के बाद उन्हें सच मैं बताऊँगा। मेरी बात सुनने के बाद वह गहरी सोच में डूब गई कि आखिर क्या करे। फिर उसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। मैं उसे सीधा लेकर मंदिर में चला गया और पंडित से कहा कि हमारा विवाह करवा दो, और विवाह करके मैं उसे अपने घर ले गया, जहाँ मेरी मम्मी एक लड़की को मेरे साथ देखकर हैरान रह गई और उन्होंने मुझसे हैरानी से पूछा कि बेटा यह लड़की कौन है। और मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी और यह भी कहा कि अब से यह हमारे घर की बहू है। आप सबको बता दें कि हमने मंदिर में शादी कर ली है। मैंने उससे उसके पापा का नंबर ले लिया था और लगातार फोन करने की कोशिश करने लगा, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और एक दिन विधि के पापा से मेरी बातचीत हो ही गई। उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत इज्जत दी और हद से ज्यादा शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि बेटा तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम दोनों खुश हो गए थे। और फिर जब विधि के पापा पहली बार हमारे घर आए तब मम्मी की भी सारी शिकायतें दूर हो गई। उन्होंने धीरे धीरे करके सारा दहेज भिजवा दिया। अब हमने सोचा कि सारे रिश्तेदारों को घर बुलाकर शादी की खबर दे दी जाए। मैंने सबको समझा दिया कि मुझे विधि से शादी किन हालातों में करनी पड़ी और उन्होंने भी कह दिया कि वे इस बात का आगे जिक्र नहीं करेंगे और विधि पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैंने सभी रिश्तेदारों से यही कहा था कि विधि के पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए जल्दबाजी में सादगी से शादी कर दी गई और किसी को खबर भी नहीं दी गई। तभी मैंने सोचा कि मुझे समर सर को भी बुलाना चाहिए क्योंकि वह मेरे बॉस थे। लेकिन मुझे यह डर लग रहा था कि मैं तो एक मामूली सा चपरासी हूँ। अगर उन्होंने मेरे घर आने से मना कर दिया तो मैं खुद ही उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं डरते डरते उनके पास गया और पूछा कि सर अगर आप इतवार वाले दिन फ्री हों तो मेरी शादी के फंक्शन में जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उन्हें न्योता देकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा और उन्होंने कहा कि अगर वक्त मिला तो मैं जरूर आऊँगा। सर की बात सुनकर मुझे यकीन था कि वह नहीं आएंगे क्योंकि इतना बड़ा इंसान मुझ जैसे गरीब के घर क्यों आता। मैं घर जाकर इंतजाम में लग गया और फंक्शन वाले दिन सर मेरे घर आए। मैं खुश हो गया और फौरन भागकर उनके पास गया और उनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वह मुस्कुराए और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, मैं तुम्हारी बात कैसे काट सकता था। सर की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें अपने सारे घर वालों से मिलाया और बहुत गर्व से बताया कि यह मेरे बॉस हैं। पूरे फंक्शन के दौरान मैंने एक चीज देखी थी कि सर बहुत गौर से मेरी बीवी विधि की तरफ देख रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा हो, इसीलिए इतनी गौर से देख रहे हैं। यह सोचकर मैं दिल ही दिल में शांत हो गया। वहां सब लोग विधि की बहुत तारीफ कर रहे थे। आखिर वह थी ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तारीफ की जाती। मैं उसके मुकाबले कुछ नहीं था। हर कोई कह रहा था कि वरुण की किस्मत खुल गई और यही हकीकत थी। आखिर प्रोग्राम खत्म हो गया और सब अपने घर को रवाना हो गए। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस मेरे इंतजार में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और फिर कहा कि कुछ लोग अमीर होने में कई साल लगा देते हैं और कुछ लोगों को एक ही दिन में इतना बड़ा मौका मिलता है, लेकिन वह बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ होता है जो फायदा नहीं उठाता। मैं सर की इस बात पर काफी हैरान रह गया कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। मैं नासमझी से उन्हें देख रहा था और फिर कहा, सर मैं समझा नहीं। उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और फिर उन्होंने जो बात मुझसे कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। वह मेरे बॉस थे। उन्होंने मुझे एक इज्जत की नौकरी दी थी और अब वह जो ऑफर मुझे दे रहे थे कोई और होता तो शायद उसके मुंह पर तमाचा दे मारता, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहा था। अगर मुझे एक मौका मिल रहा था तो मैं कैसे उस मौके को गंवा सकता। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देता, उन्होंने कहा कि तुम आज का वक्त ले लो और आराम से घर जाकर सोचो, लेकिन आज रात 12 बजे से पहले फैसला कर लो क्योंकि उसके बाद यह ऑफर खत्म हो जाएगी। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल गया। मैं घर आ गया। मुझे विधि ने उस वक्त देखा तो परेशान हो गई और कहा कि आप इस वक्त क्यों आ गई, सब ठीक तो है ना। विधि की इतनी फिक्र महसूस करके मैंने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा।
मैं उसे उस चीज के बारे में कैसे बताता। मैंने उसे बस इतना ही कहा कि मेरी तबीयत खराब है और उसने सारा दिन मेरी बहुत देखभाल की। मैं सारा दिन अपने फैसले पर गौर करता रहा कि क्या करूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरा बचपन आ जाता और मैंने सोचा कि मुझे अपने फ्यूचर को हर चीज से ऊपर रखना है। और यह फैसला करके मैंने अपने बॉस को कॉल की और उन्हें हाँ कह दिया और फिर अपने बिस्तर पर आ गया। विधि से कहा कि तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई तो मैंने उसे आवाज लगाई और विधि एकदम से तैयार होकर मेरे सामने आ गई। विधि ने आज नकाब डाला हुआ था। मैं थोड़ा सा हैरान था कि आज आखिर उसने नकाब क्यों डाला है, लेकिन मैं लेट हो रहा था, बस जल्दी से उसका हाथ थामे ही चल पड़ा। सारे रास्ते मेरे दिमाग में कल की बात चल रही थी। मैं उसे लेकर एक होटल में पहुंचा और फिर उसे अपने सामने खड़ा किया और कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। फिर मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन किया और उसे देकर चला गया और अपने बॉस को कॉल करके कह दिया कि काम हो गया है। कॉल करते ही मुझे एक आदमी ने सूटकेस पकड़ाया, जिसे थामकर मैं घर आ गया। अभी मैं घर पहुंचा ही था कि मम्मी ने मुझसे पूछा कि काजल कहाँ है। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भला काजल का मेरे साथ क्या काम था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, उन्होंने खुद ही कहा कि बेटा, तुम काजल को अपने साथ खुद ही तो लेकर गए थे, अब वापस नहीं लाए। मम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे आसपास तूफान चलने लगा हो। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बीवी कहाँ है। तब मम्मी ने कहा कि आज सुबह सवेरे ही अपने मायके चली गई थी, उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी। मम्मी का यह कहना था कि अचानक विधि कमरे से बाहर आई और बहुत खुश दिल से मुझे सलाम किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं खड़ा खड़ा चकरा गया। मैंने बॉस को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कभी सामने खड़ी अपनी बीवी को देखा तो कभी फोन को देखा। असल में उस दिन बॉस ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उसका विवाह बॉस से करवा दूं और उसके बदले वह मुझे 50 लाख देंगे और फिर 2 महीने में मेरी बीवी को तलाक दे देंगे और फिर मैं उससे विवाह कर लूंगा। मुझे उसकी ऑफर पसंद आई थी। आज सुबह मैं विधि को इसीलिए साथ ले गया था, मगर यह कैसे हो सकता था कि विधि तो यहाँ खड़ी थी। तभी बॉस की कॉल आई और कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बीबी की बोलकर अपनी बहन दे दी, अब तुम्हें वह वापस नहीं मिलेगी। मैं तो सर पकड़कर रह गया कि यह मुझसे क्या हो गया। तभी विधि मेरे पास आई और कहा कि मैं आपको हकीकत बताती हूँ। मैंने रात को आपकी और बॉस की बातें सुन ली थी, फिर मैंने आपको सबक सिखाने की सोची। सुबह उठकर मैंने आपकी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। बस तुम मेरे कपड़े पहन लो और घूंघट करके उसके साथ चली जाओ, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और फिर मैं खुद मायके चली गई और आपकी बहन को आपके साथ भेज दिया। मैंने सारी बातें सुनकर उसे थप्पड़ मारा। बॉस के पास गया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और वह मेरी बहन को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ वक्त गुजरा कि एक दिन सड़क पर कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और इस हादसे में मैं अपाहिज हो गया और बिस्तर से लेकर रह गया। तब मुझे सही मायने में पता चला कि मेरा अपना कौन है और कौन नहीं। विधि ने मेरी बहुत देखभाल की। मैं रोज रोता और रोज मरता था। मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, जिसने मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। मेरी मम्मी ने उस दिन के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की, बस मुझे बददुआएं देती थी। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा, मगर वह नहीं मिली और फिर एक दिन मेरी बहन लूटी पिटी हालत में खुद ही घर वापस आ गई। मेरे बॉस ने तंग आकर उसे छोड़ दिया था। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से उसका विवाह एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया और मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले लिया। उसे मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मम्मी आज भी मुझे कोसती कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी और घर बर्बाद हो गया। मैं खुद भी एक टांग से अपाहिज हो गया और शायद यही मेरी सजा थी।